N1 bar magnet of L and magnetic dipole moment M bent in the form of an arc as shown. The new magnetic dipole moment will be length L थी, dipole moment M था, pole strength थी, let pole strength all M. L is the length. dipole moment का फॉर्मूला होगा M into L से पोल स्ट्रेंथ मिल जाएगी मैग्नेट की M by L। अब इसको हमने इस तरह के फॉर्म में आर्क में कन्वर्ट कर दिया, बेंड कर। ये लेंथ आर्क लेंथ हो गई L, यहाँ सेंटर पे एंगल 60 बन रहा है, ये हो गई रेडियस, ये तीनों टोटल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अब नई लेंथ आएगी, गैप आएगा बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो अब L नहीं होगा बल्कि होगा R। अब नया न्यू डाइपोल मोमेंट बेंड करने के बाद M डैश हो गया, पोल स्ट्रेंथ M इंटू लेंथ गैप R है। R की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ L लेंगे, आर्क लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर T डिवाइडेड बाई 3 यानी 1/6। यहाँ R मिल जाएगा हमको TL अपॉन पाई हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी TL अपॉन पाई और M की वैल्यू M बाई L 2 से ये 1 से। M इक्वेशन 1, R इक्वेशन 2, इसमें पुट कर देंगे। M की जगह कैपिटल M बाई L, R की जगह 3L अपॉन पाई, L कैंसिल हो गया, M डैश हो जाएगा 3M by pi। Option 4 is correct. Question 2. Following figure show the arrangement of bar magnets in different configuration. Each magnet has dipole moment M. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? फॉर्मूला होगा M रिजल्टेंट का M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर M1 M2 cos थीटा। पर M1 M2 दोनों सेम हैं। फर्स्ट केस में थीटा 90 डिग्री है, ये हो जाएगा M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2mm cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 2m स्क्वायर या m रूट 2। सेकेंड केस m एक दूसरे के अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। थर्ड केस में m रिजल्टेंट होगा m स्क्वायर प्लस mm cos 30, तो 2m स्क्वायर cos 30 रूट 3/2 कैंसिल हो गया, m 2 प्लस रूट 3। फोर्थ केस में हो जाएगा m रिजल्टेंट m स्क्वायर प्लस 2mm cos 60 की वैल्यू 1/2, 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60 जाएगा 3m स्क्वायर m रूट 3। m रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा इन केस 3। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, a bar magnet hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field equilibrium. The energy required to rotate it by 6 degrees is W. Now torque required to the magnet in new position. अब वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -mb cos 60 फाइनल माइनस इक्विलिब्रियम स्टेट 0 डिग्री, ये W हो गया -mb cos 60 हाफ -1 माइनस प्लस हो जाएगा mb/2। यहाँ mb की वैल्यू को मिल गई 2W। क्वेश्चन में फाइनल एंगल इज 60 डिग्री, तब हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mb sin mb की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2W ले लेंगे एंड sin 60 हो जाएगा रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके रूट 3W हो जाएगा टॉर्क। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, 250 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर and width 1.25 centimeter carries a current of it subjected to magnetic field of strength 0.5 T. Work done required to read the coil by 180 degree। हमें इसकी 0 से 180 करना वर्क डन के वो नहीं। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos 180 फाइनल माइनस L cos 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। m की जगह लिखेंगे हम NIAP cos 180 -1 प्लस 2 हो जाएगा, ये -1 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 2NI। नंबर टर्न 250 है, करंट 85 माइक्रो में चेंज कर लिया, एरिया 2.1 1.2
5 10⁻⁻⁴ स्क्वायर हो गया इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.85। तो सॉल्व करने के बाद 9.488 10⁻⁶। तो 9 पॉइंट राउंड ऑफ कर लिया, 9.48 10⁻⁶, ये 9.48 माइक्रो लग गया। नियरेस्ट आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर ऑल करंट। तो करेक्ट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर कर। क्वेश्चन 6, a compass needle allowed to move metal plane taken to geomagnetic pole। पर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड will become vertical at either poles। So alpha 3 degree magnetic field and earth magnetic field and a magnet का मैग्नेट अर्थ का मैग्नेट दोनों पैरेलल हो गया तो टॉर्क लगेगा 0। इसका मतलब ये में आ जाएगा, एनी पोजीशन पे रखेंगे उसी पे आ जाएगा, फिर रहेगा कोई टॉर्क नहीं लग रहा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन 7, θ1 and θ2 are the apparent angles of dip observed into vertical planes at 90 degree। Then the true dip angle is given by, जैसे तो डिराइव किया है, हम लोगों को फिलहाल याद रखना। रिलेशन बिटवीन टू apparent angle dip of angle and correct dip angle। फोर्थ ऑप्शन, cot square theta is equal to cot square θ1 plus cot square θ2, where these are the apparent dip angles in two planes and this is the true or correct dip angle। कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑप्शन 4 ये फॉर्मूला हमको याद है। क्वेश्चन 8, एट ए पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव, एट पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब होता है, हम देख रहे हैं कि लेट हमने ये अर्थ ले लिया और ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिकल साउथ पोल का सही है इधर की तरफ है। दिस प्लेन 1 is called geographical meridian, this pole is called magnetic meridian। This vertical plane geographical meridian, this is magnetic meridian, यहाँ magnetic south हो जाएगा, magnetic north। ऑलमोस्ट ये हम 0 to 18 डिग्री ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ हम अगर मान लीजिए हम 0 ले रहे हैं इसको, ये ऑलमोस्ट ये केवल अपर पोल कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। एंगल ऑफ डिप यहाँ पर होगा पॉजिटिव डेल्टा, इधर नेगेटिव डेल्टा। ये पॉजिटिव 25 डिग्री आ रहा है एंगल ऑफ डिप इधर, यहाँ पर नेगेटिव 25 डिग्री आ रहा है। तो मतलब ये ए पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, बी पॉइंट साउदर्न हेमिस्फीयर में हो गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, an iron rod of susceptibility 599 subjected to a magnetizing field 1200 ampere per meter, the permeability of the material। यहाँ पर हमको रिलेशन मालूम है, 1 प्लस काई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी, 1 प्लस 599 इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी इज 600। परमेबिलिटी निकालनी है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। रिलेटिव परमेबिलिटी का ये फॉर्मूला होगा, ये परमेबिलिटी मीडियम का, ये परमेबिलिटी वैक्यूम का। हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू निकालना है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर हमने अभी कैलकुलेट किया 600, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 पाई माइनस 7 और 2.4 पाई 10⁻⁴ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, फॉर प्रोटेक्टिंग अ सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट शुड बी, याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल करंट को सेव करने के लिए आयरन केज के अंदर रख देते हैं हम लोग। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम आयरन केज, सॉफ्ट आयरन केज के अंदर रख देते हैं ताकि कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करे। ये ऑप्शन हो जाएगा। कई बार इसको फैराडे केज भी बोलते हैं। क्वेश्चन 11, अमंग विच ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये भी याद करने वाला है, हमको देखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक मटेरियल नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ये लर्न करना। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, मालूम है काई
equal to C upon T. This is the magnetic susceptibility called Curie constant, where T is the temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. So it is constant directly proportional to 1 by T. Option 1 is correct.